दुनिया में लोगों को हवाई जहाज में चलने का आदत 1950 का दशक से बढ़ना शुरू हो गया। उसके पहले नहीं था। उसके पहले लोग रेलगाड़ी में चलते थे, पानी के जहाज में चलते थे। ठीक है, हम मान सकते हैं कि पानी के जहाज में बहुत समय लगता था, बहुत महीनों भर कभी कभी विदेशों में जाने में लग जाता था। अब तो महीना लग जाता था। तो हवाई जहाज आया। जिस जमाना में हवाई जहाज में यात्रा करना शुरू हुआ था इस 1950 के दशक में, तो दुनिया कुछ अलग थी। दुनिया में ना तो इतनी बड़े खपत थी, मतलब तेल, कोयला, गैस जितना जल रहा है आज के दिन में, उसको 6 हिस्सा का 1 हिस्सा भी नहीं था, बहुत कम था। दूसरा क्या था, तब एक बड़ा, आप सब जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे उभर के पूरी दुनिया में यूरोप, एशिया का बहुत सारे देश, ये बहुत तबाह हो गया था मतलब लड़ाई में। तो उसमें एक सोच ये था कि ऐसे चीजों करके जिसमें बड़ा बड़ा खपत बढ़े, लोग ज्यादा आसानी से इकोनॉमी, अर्थनीति बढ़े, तो ज्यादा लोग खर्चा करे, ज्यादा कंपनी बने, तो उससे देश का आगे बढ़ेगा। ये एक सोच 1950 के दशक से, और उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो अमेरिका और विश्व बैंक का ये सब लेके मार्शल प्लान आया यूरोप का, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ। और ये जानबूझ के बढ़ाया गया, ये अपने आप नहीं बढ़ा। लोग अपने आप सड़क में चलने से छोड़ के हवाई जहाज में चलना शुरू नहीं किया, ये सरकारों ने जानबूझ के उस टाइम किया। और उस टाइम, मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, उस टाइम दुनिया अलग था। उस टाइम दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन का खतरा नहीं था। उस टाइम दुनिया के सामने आपने सुने होंगे कि दुनिया में लाखों प्रजाति का जीव जंतु, पेड़ पौधा खत्म होने का कगार पे है। ये आपने काफी बार सुना होगा, बहुत जगह में चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में 6th mass extinction बोलते हैं। मतलब धरती में इतनी प्रजाति है कि लगभग मानते हैं 80 लाख का करीब प्रजाति है। हम तो सारे यहाँ जो बैठे हैं तो एक ही प्रजाति है इंसान का, जो होमो सैपियन बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जीव, जानवर, पौधा, बैक्टीरिया, ऐसे 80 लाख प्रजाति है। उसमें अभी वैज्ञानिक मान रहा है 10 लाख प्रजाति विलुप्ति के कगार पे है, 10 लाख। और उसमें ज्यादा से ज्यादा कीड़े मकोड़े जो बोलते हैं ना, कीट पतंग है, ये ज्यादा है। उसके साथ तो लोग बोलेंगे अरे कीड़े मकोड़े मर रहे तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो मट्टी में है। लेकिन जब लोग ये बोलते हैं तो भूल जाते हैं हमारा फल और सब्जी के सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर जो है, परागण का जो एजेंट है, वो कीड़े है। मतलब यदि दुनिया से लाखों प्रजाति का कीड़े खत्म हो जाए तो फल सब्जी का क्या हाथ से आप करेंगे? एक एक पौधा में जाके एक एक फूल लेके हाथ से करेंगे? संभव है क्या? संभव नहीं है। तो ये आज हम इस स्थिति में जा रहा है कि दुनिया से 10 लाख प्रजाति खत्म होने की कगार पे है। और उसके पीछे भी दुनिया का इस ढंग का पागलपन, जो बाकी बनकर हवाई जहाज उड़ाओ, और ज्यादा तेज, और ज्यादा ऊपर, ये जो अंग्रेजी में बोला जाता है फास्टर, हायर, फर्दर, ऐसे करके और तेज चलना है, और ऊपर जाना है, और दूर जल्दी पहुंचना है। तो ये जो पागलपन उस टाइम से चला था, अभी पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि ये चलने वाला नहीं है। तो उसके कारण मैं पर्यावरण और दूसरा अर्थनीति दोनों साइड से जोड़ूंगा। एक तो जो हमने कल भी बात कर रहे थे, सनी भाई का घर में कल बैठ गया था, कल तो आपको यहाँ आना था मुझे, लेकिन ट्रेन लखनऊ तक ही 6 घंटा लेट कर दिया, और लोगों ने बोला कि और 2-3 घंटा और लेट होगा। तो 7 बजे आजमगढ़ पहुंच के कोई फायदा नहीं होता था मीटिंग के लिए, तो मैंने लखनऊ में रह गया, आज सुबह आया। तो ये जो हवाई जहाज में यात्रा, ये क्यों खराब है? आप तो सोचेंगे जो नौजवान है, यंग है, मैं पर्यावरण गीत होगा, पर्यावरण के बारे में सोचते हो तो छोड़ दो। आम जनता सोचेंगे कि हवाई जहाज होगा तो अच्छा ही होगा, हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो एक तो आप ये सोचिए, ये जो प्रदूषण की बात हो रहा है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं, क्योंकि हवाई जहाज क्या जलाते हैं? हवाई जहाज का जो ईंधन है वो है ATF, बेसिकली एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। वो केरोसिन जैसे होता है, मतलब केरोसिन का
केरोसिन आप सब जानते हैं, तो केरोसिन में लगभग एक ही चीज होता है। तो वो जब जलाएंगे सिर्फ धरती को गर्म करने वाली गैस तो नहीं निकलेगा, उसमें जो हमारे वायु को प्रदूषण करती है ऐसे पार्टिकल्स कार्बन मोनोऑक्साइड से शुरू करके जहरीला चीज बहुत निकलते हैं। और एक हवाई जहाज में सफर करेंगे, ये निर्भर करता है, एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं होता है, हवाई जहाज भरा हुआ होगा, प्रति पैसेंजर को कितनी दूर जाने में कितना प्रदूषण होगा, ये अलग अलग हिसाब है। लेकिन मोटा मोटा माने एक हवाई जहाज में कोई मानिए दिल्ली से लखनऊ सफर कर रहा है हवाई जहाज, मान लीजिए, और सारे लोग करते हैं, दिल्ली लखनऊ भी फ्लाइट है। और यदि आप उसमें जितना प्रदूषण होगा, यदि आप अच्छा वाला एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करें तो प्रदूषण 6 से 8 गुना कम होगा ट्रेन में। ट्रेन में प्रदूषण होगा लगभग, फास्ट ट्रेन जो है, जो जल्दी चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें 15-16 ग्राम पर पैसेंजर किलोमीटर हम मानते हैं। एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर चलने में कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। और हवाई जहाज में 110 मान लीजिए लगभग, कभी 115 भी हो सकता है, कभी 100 भी हो सकता है। तो 6 से 8 गुना प्रदूषण बढ़ेगा। और कौन बढ़ाने की बात कर रहे हैं वैसे काम? अभी पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ग्लासगो में जो यूके यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड बोल के हम बोलते हैं, वहां जो जलवायु सम्मेलन था, वहां जाके प्रधानमंत्री पंच अमृत लेके आए। प्रधानमंत्री भाषण दिया, मैं भारत की तरफ से पूरी दुनिया को पंच अमृत दे रहा हूँ, पंचामृत। तो उसमें एक अमृत क्या है? एक अमृत है 2070 साल तक भारत कोई भी उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जो ग्रीन हाउस गैस है सब कुछ नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत होगा उसको सोख लिया जाएगा। तो यदि 2070 तक भारत का आज की जनसंख्या 141 करोड़ से ऊपर है, 141 करोड़ क्रॉस कर दिया, तो सारे लोगों को जितनी ये बाइक है, जितना गाड़ी है, जितना बाकी कुछ है, जितना हम घरों में ईंधन जलाते हैं, गैस, ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सबसे प्रदूषण निकालते हैं, गैस निकालते हैं, छोटे छोटे कण निकालते हैं जो पार्टिकुलेट बोलते हैं, जो हमें बीमार करते हैं। और भारत में ये भी जानने की बात है, भारत में ऐसे ही सब चीजों से भारत का हिसाब जो लगा गया, बहुत दुनिया में बहुत माने जाने वाले जो मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसमें कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ, स्टडी कि भारत का 80% जनता वायु प्रदूषण से भुगत रहा है। मतलब सिर्फ शहर में नहीं, क्योंकि शहर में तो करीब 36 से 38% लोग रहते हैं अभी आज के दिन में। तो गांव में भी बहुत सारे गांव व रूरल एरिया में, थोड़ा सा गांव वाले एरिया में लोग वायु प्रदूषण, जितना वायु प्रदूषण से लोग थोड़ा बीमार होते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, ऐसे वायु प्रदूषण भारत का 80% लोग झेल रहा है। तो मतलब इसमें ऐसी चीज बढ़ाना जिसमें वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन का खतरा और बढ़ जाएगा। आप इस साल, आपको फरवरी मार्च महीना, या इस साल नहीं 2022 का फरवरी मार्च याद है किसी को? सबको ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, पिछले 22 का फरवरी मार्च, फरवरी तक गेहूं का फसल कैसे हो रहा था? जो आप लोग जो खेती करते हैं, फरवरी में गेहूं का फसल पूरा देश में क्या लग रहा था? बम्पर हार्वेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा। सरकार भी ऐसे ही बोला बम्पर हार्वेस्ट होगा इस साल गेहूं का। हुआ नहीं। मार्च अप्रैल में 4 हीट वेव आया, मार्च और अप्रैल में 4 हीट वेव आया। मतलब हीट वेव मतलब इतना गर्मी का लहर आया जो गेहूं का फसल में 18 से 20% कमी आ गया था। ये सब जानते हैं किसान भी। हमें उत्तर प्रदेश का जो रीचा सिंह ये सब है, वो लोग भी रिपोर्ट कर रहे थे, सारी जगह से एक ही खबर आ रहा था। भारत सरकार गेहूं का जो रफ्तानी है, बांग्लादेश, इजिप्ट, विश्व के दुकान पे ऐसे करीब 18 देश भारत से गेहूं मंगवाते हैं, तो उनका वहाँ इतना गेहूं नहीं होता है। उन देशों में रफ्तानी बंद कर दिया, उनको गरीब लोगों का रोटी खाने का उन देशों में भी संकट पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में जलवायु परिवर्तन से गेहूं का फसल के ऊपर, सिर्फ गेहूं नहीं, लेकिन उस टाइम गेहूं प्रधान फसल था,
तो फरवरी में भारत सरकार बोलती है पूरे देश का स्थिति देख के जो बम्पर हार्वेस्ट होगा, इस साल तो जबरदस्त फसल आएगा। और मार्च के अंत तक आके बोलते हैं फसल में 20% का घटती हो गया। क्यों हो गया? कितना हीटवेव आया। हीटवेव क्यों आया? क्योंकि हवा में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैस जो गर्मी करते हैं, धरती को गर्म करने वाले जो गैस पूरी दुनिया से डाला जा रहा है। और भारत, चीन जैसे देश अभी उसमें आगे जा रहा है। हम और तेजी से प्रदूषण को बढ़ा रहा है। तो एक साइड आपको तो आप लग रहा है आधुनिक बन रहा है, हवाई यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा ना करके, उसी का कीमत देश का सारे किसान को देना पड़ रहा है। उसी का कीमत इस बार आपने देखा कि नहीं मालूम नहीं है, महाराष्ट्र सरकार एक है जिसने बोला हीट वेव से हमारा यहाँ 561 मौत हुआ है। इससे बहुत कम के आंकड़ा है। एक्चुअली मौत इससे बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारे लोग मरे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा जैसे कोई आपदा होते हैं 2000, जैसे उत्तराखंड में 2013 का आपदा में 11,000 लोग मरे, सरकार बोल रहे हैं 4,667 मरे। क्योंकि जो गरीब है, जिनको पास आई कार्ड नहीं था, जो बिहार और नेपाल का मजदूर थे, उत्तराखंड का जो आपदा आया था, केदारनाथ में नहीं थे, 4 जिला उत्तराखंड का तबाह हो गया था। तो उसमें सरकारी आंकड़ा तो ऐसे ही होता है। तो महाराष्ट्र सरकार हिसाब दिया हमारा, उन्होंने जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बोला जाता है इनको मत लिखो हीट वेव डेथ, इसको और कुछ बीमारी दिखा दो, हार्ट का बीमारी हुआ, लंग्स का बीमारी हुआ। अभी गर्मी बढ़ जाए तो जिनका हार्ट थोड़ा सा वीक है वो मर सकते हैं। उसका कारण है, इसका मेडिकल रीजन है, डॉक्टरी रीजन है। लेकिन देश में एक अत्यधिक गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा, उसके लिए मौत हो रहा है। भारत में मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि क्या देश में क्या चल रहा है, दुनिया में चल के आ रहा है, और उसका कारण कैसे इस ढंग का एक पागलपन, जिसको विकास नहीं है विनाश है बोलते हैं, इस ढंग का पागलपन कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत में इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, गर्मी का टाइम तो नहीं है, ठंड का टाइम होता है, और थोड़ा ठंड कम कुछ जगह में दक्षिण भारत में होता है। तो ये 3 महीना में भारत में कितनी बड़े आग का संख्या हुआ, किसी का आइडिया है? कितनी आग लगे? मैं आग, खुला में आग लगाना वो बात नहीं कर रहा हूँ, जंगल में आग लग गया, कहीं और आग लग गया, बहुत गर्मी और सूखा के चलते आग लग गया। कितनी ऐसे घटना हो सकता है ठंड के मौसम में? कोई आइडिया, किसी ने कोई अंदाजा लगाइए कितना हो सकता है? ठंडी में तो नथिंग होता। इस बार 2022 में भारत का ऑफिशियल सरकारी आंकड़ा है 1,36,600 ऐसे आग लगने का घटना हुई। 1,36,600 जो भारत का पिछले 120 पूरे भारत में, पूरे देश में जब 120 साल का भारत का जो रिकॉर्ड है, ऐसे कभी नहीं हुआ। इस बार हुआ, 2022 में हुआ। 23 तो अभी शुरू हुआ है, 23 का बात नहीं कर रहा हूँ, 2022 में हुआ। तो ये जो घटनाएं घट रही है, क्यों घट रही है? क्योंकि दुनिया में एक ढंग का पागलपन, सही रेल में यात्रा, बाकी ये यात्रा छोड़ के हवाई जहाज चलने का यात्रा। जैसे मैंने बोला, आप यहाँ से आजमगढ़ से दिल्ली एक अच्छा बड़ी, मानिए राजधानी एक्सप्रेस ही चला दिया जाए, शताब्दी चला दिया जाए, तो उसके बजाय 6 से 8 गुना प्रदूषण होगा। कोई उतना ही व्यक्ति यहाँ से दिल्ली हवाई जहाज में जाए, और हवाई जहाज में हवाई अड्डा जाने के लिए भी आपको टैक्सी करके जाना पड़ेगा, वो तो सहायता अंदर में तो होता नहीं है, तो उसको जोड़ लीजिए तो ये और बढ़ जाते हैं। तो एक साइड में दुनिया को गरीब आदमी, दुनिया का वो इंसान जो खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, ये इंसान, ये जो पागलपन जलवायु परिवर्तन के पीछे ये है, इसका मार ये झेल रहा है। दूसरा तरफ एक छोटा हिस्सा, भारत का लगभग 15% हिस्सा, जो 12 से 15 जो उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग है, ये जो हिस्सा मध्य वर्ग का ऊपरी हिस्सा और जो अमीर है, इनको और ज्यादा तेज चलने के लिए, इनको और दिखाने के लिए कि हम भारत में, हम देखो हम चीन का बराबरी कर लेंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे, अलग बात है।
चीन किसी ने गया होगा, किसी ने देखा होगा, मैं तो गया, देखा चीन को बराबरी करेंगे भारत तो इसका भी होगा नहीं, संभव नहीं है अभी। और चीन बहुत आगे निकल गया, मैं अच्छा काम में भी बुरा काम में भी, चलिए वो छोड़िए, चीन के बाद छोड़िए। लेकिन भारत में आप अभी भी करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्राकृतिक संसाधन के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। वो खेती करने वाले किसान हो, जो समुद्री मछुआरे हो, जो इनलैंड फिशर, नदी तालाब लेक इसमें जो मछली पकड़ते हैं, जो जंगल आधारित जीविका चलाते हैं, जो ऐसे ही जंगल आधारित जैसे नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये सब लेके चलाते हैं, सब कुछ लेके लगभग 80 करोड़ लोग, 141-42 करोड़ में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधा इसके ऊपर, जैसे आप लोग हैं यहाँ यदि बहुत ज्यादा गर्मी आपको खेती का सीजन में यदि बरसात ना हो आपको खेती हो पाएगा? जिनके पास इरिगेशन सिंचाई का साधन है उनको होगा, जिनके पास नहीं है उनको नहीं होगा। तो ये जो है ये खतरा बढ़ते जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ प्रकृति का बाकी जो जैव विविधता की बात कर अलग अलग प्रजाति ये खत्म होते जा रहा है। और इसका पीछे दो बड़ा कारण है। एक तो सारी चीज जलवायु परिवर्तन से नहीं हो रहा है, वो बात सही है। कुछ चीज खेती में इतना ज्यादा केमिकल और वो सब बढ़ते जा रहा है, उससे भी एक जिम्मेदारी है, उसका भी है। लेकिन पूरी दुनिया में जो एक बड़ा स्तर पर विमुक्ति का कगार पे इतना लाखों प्रजाति जा रहा है, जीव जा रहा है, उसका पीछे जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। आप हमारे देश में जैसे अभी इस समय मानिए भारत में दिल्ली में बहुत ठंडा पड़ रहा है, आपने सुना होगा, यहाँ भी पड़ रहा है, दिल्ली में भी पड़ रहा है। तो यूरोप का देश, यूरोप का बीच वाले देश है तो हमसे और ज्यादा ठंडा होगा, वो तो ठंडा है देश, है ना? जानते हैं सब, यूरोप हमसे ठंडा है, जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, आपने नाम सुना होगा किसी ने? तो यूरोप का देश है, काफी ठंड होता है। इस समय यहाँ काफी देशों में टेम्परेचर तापमान दिन में 20 डिग्री पहुंच रहा है। मतलब ये पूरी यूरोप में, हमारे यहाँ ठंडक चल रहा है कुछ एरिया में, पूरी यूरोप में एक गर्मी का लहर चल रहा है। मतलब ये जो तबाही मच रहा है ये किसी एक जगह और एक देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। 2 महीना पहले तक चीन देश में, चीन हमसे 2.5 गुना से भी बड़ा देश है, चीन में भयंकर एक हीटवेव चल रहा था, एक गर्मी का लहर चल रहा था। उसके ठीक बाद अमेरिका, जिसको यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी हमसे 2.5 गुना बड़ा है। पूरी अमेरिका में इतना भयंकर ठंडी चला कि उनको बिजली फेल हो गया, लोग जम के मर गए। अमेरिका जैसे धनी देश में, अमीर देश में, जहाँ दुनिया का सबसे, अमेरिका को माना जाता है दुनिया का सबसे अमीर देश, वहाँ काफी लोगों ने जम के मर गया। कितनी ठंड का लहर आया जो कभी नहीं दिखा दिया। कुछ लोग गाड़ी के अंदर जम के मर गए, कुछ लोग घर में बिजली फेल हो गया, बिजली से गर्मी नहीं हो पाया, घर के अंदर जम के मर गया। आप सोचिए, जिंदा लोग बचने का कोशिश किया, जम के मर गया। कुछ लोग घर का जो फर्नीचर है, फर्नीचर काट के आग जलाया 2 दिन बचने के लिए। तो ये स्थिति अमीर देशों में भी शुरू हो रहा है। ये स्थिति सिर्फ हमारे जैसे ज्यादातर गरीबों को देश है ऐसे नहीं है। और ये स्थिति के लिए ये जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। क्योंकि इस बार जो हुआ, मैं आपको उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको अंदर में नहीं झाँकूंगा, ये जेट स्ट्रीम चलते हैं, उसको डिस्टर्ब हो गया था। तो उत्तर मेरू से, ध्रुव से, उत्तर का ध्रुव का जो ठंडा वो पूरा अंदर आ गया था। और ये 3-4 बार हुआ। जितनी दिन जा रहा है, जितनी हवाई अड्डे हम बनाएंगे रेल का बदले, उतना ये बढ़ेगा, उतना आपको गर्मी का लहर बढ़ेगा, उतना आपको इतना बारिश होगा जो कभी कभी बारिश में आपको पूरा बाढ़ आ जाएगा और उसके बाद कभी तो सूखा का चलते रहेगा। ये जो मौसम में भयंकर गड़बड़ी ये चल रहा है, ये सारे का कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसका प्रधान कारण है आपको इस ढंग का, जिसको विकास बोला जाता है, कि हम इतना
खपत करेंगे, इतनी तेल जलाएंगे, और मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इतनी, यदि कोई डीजल इंजन का ट्रेन भी हो, अभी तो बिजली में चलने वाले हैं, और बिजली सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से बन सकता है, बिजली तो बन सकते हैं, लेकिन जो हवाई जहाज वो बिजली से नहीं चल सकते। उसके लिए एटीएफ चाहिए, वो केरोसिन टाइप का फ्यूल चाहिए, और वो केरोसिन जलाएंगे तो ये जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो किसान ऐसे भुगतेगा। जो मजदूर है, इस बार भारत में 2022 में 6 बार गर्मी का लहर, जिसको हीट वेव बोलते हैं, 6 बार आया। जो भारत का 120 साल का जो मौसम का रिकॉर्ड है वहां नहीं था। 120 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, इसका पहले तो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था पुराना दिन में, लेकिन 100 साल से ऊपर से है। उस रिकॉर्ड में नहीं है 2022 में इतना भयंकर गर्मी आया, लहर आया। और जैसे मैंने बोला, सर्दी का मौसम जो माना जाता है जनवरी फरवरी मार्च, उन 3 महीनों में 1,36,000 से ज्यादा आग के घटना हुआ। तो ये क्या दर्शाते हैं, तो जिस दिशा में हम चल रहा है वो हमें तबाह करेगा, वो हमें अभी रोकना चाहिए। तो पूरी दुनिया में इसके बात हो रहा है। तो और एक बात करता हूँ, आप ये सब 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भूल भी जाइए। अब मान लीजिए भाड़ में जाए ये सब, हम तो हवाई जहाज में चढ़ेंगे, तो जो भी हो, खेती बर्बाद हो, मजदूर मरे, हमें क्या है, हम तो एयर कंडीशनर लगा लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो भारत का बिजली कहाँ से आता है मालूम है? जो जानते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। भारत का बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आते हैं, किससे आते हैं? भारत में जो आपको बिजली, जैसे ये चल रहा है बिजली से चल रहा है, तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली किससे आते हैं? जो यूथ यंग लोग हैं, बताइए सर। उत्तर प्रदेश में कोबरा से आता है। क्या चीज से आता है? कोयला से। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का बात नहीं है, भारत का जितनी बिजली बनते हैं उसका 68%, लगभग 68 से 70% का बिल कोयला जला के आते हैं। तो बिजली बनने के लिए कोयला, सिर्फ कोयला ही चाहिए कि और कुछ चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि बिजली जब कोयला से परमाणु बिजली बनेगा, उसको ठंडा करने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। प्रति मेगावाट आवर में 4000 से 5000 लीटर चाहिए होता है। तो ये पानी, अभी पानी का गर्मी का सीजन में हर बार अभी भारत में करीब 700 के ऊपर थोड़ा जिला है अभी, उसमें 200 से 250 जिला में हर गर्मी का सीजन में पानी लेके मारामारी होता है। पानी नहीं मिल रहा है, किसान का नहीं मिल रहा है, शहर में मिल रहा है, नहीं रहा है। अब चेन्नई शहर का नाम सुना है? मद्रास, चेन्नई भारत में 4 सबसे बड़ा शहर में है, मद्रास व चेन्नई। चेन्नई में 2 बार ऐसे घटना आया जो 3 दिन के अंदर चेन्नई में पानी खत्म, और पानी नहीं मिलेगा। बेंगलोर उससे बच गया कुछ दिनों के लिए। ये दुनिया भर में होते जा रहा है। और इसी स्थिति में आप हवाई जहाज चलाना और कोयला जलाना, मतलब ऐसी चीज जिसमें खपत ज्यादा होगा, जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ते जाएगा, साथ में पानी का खपत, पानी का गड़बड़ हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। तो आपको खेती पानी छोड़ के कहाँ से होगा? आप अभी मानिए, आप बोलेंगे हम ये लगाएंगे, बोरिंग करेंगे, उठा लेंगे। तो आपसे पहले पंजाब हरियाणा कर चुके हैं। अभी पंजाब का, हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा में जमीन का नीचे के पानी 80% खत्म हो चुका है। 80% पानी खत्म हो चुका है। वो सैटेलाइट इमेजरी से, ग्रेस 2 सैटेलाइट चलते हैं, उससे जो स्टडी हुआ खत्म हो चुका है। अभी आप ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो वो तो कोई ऑटोमेटिकली वहां बढ़ते नहीं जाएगा। पानी ऊपर से हजारों साल से गिरा, वो पानी जमीन का अंदर गया, तब जाके जमीन का अंदर का पानी बना। अगर जल्दी से आज बारिश होगा कल भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 100-200 साल लगते हैं। तो वो सब खत्म कर देंगे, तो आने वाले जो आपको खत्म कर दिया, आपने आज के चला दिया, आपको बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो 20 साल 25 साल बाद ये जब बड़े होकर कुछ करने चाहेंगे, तो इनका पानी कहाँ से आएगा? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए ना। आज हमने इधर से खींचा, उधर से खींचा, 5000 साल पुराना पानी जो दिया था उसको 2 दिन में, 2 साल में खत्म कर दिया। तो बच्चे कहाँ से पाएंगे? वो और 5000 साल वेट कर लेंगे क्या?
फिर 5000 साल हम सो जाते हैं, फिर उठ के देखेंगे तो पानी होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो पानी खत्म होने वाले हैं और सारे चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिससे मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि इस ढंग का विकास के साथ इतनी सारी तबाही जुड़ा हुआ है। जो मैंने बोल रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ यहाँ नहीं, मैं दुनिया में करीब 48 देशों में बहुत सारे फोरम में बात किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जानते सब है। मतलब ये कोई अनजान मामला नहीं है। आपको सरकार से शुरू करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सब जानते हैं कि हम तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और ये बात सिर्फ हमारे जैसे एक्सपर्ट व एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बोल रहे। आप राष्ट्र संघ को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस को संयुक्त राष्ट्र संघ जानते हैं लोग, जो दुनिया का 204-5 देश मिल के जो एक संगठन बना है, सभी का अंतर्राष्ट्रीय मामला वहाँ सुलझाया जाता है। तो वहाँ का जो सेक्रेटरी जनरल है, सबसे ऊपर जो है हेड एंटोनियो गुटेरेस, उनका पिछले 3 साल का वो क्या बोल रहा है, वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन उनको हेड है। वो बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज रनिंग फास्टर देन वी आर एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मतलब जलवायु परिवर्तन का खतरा हमसे काफी तेजी से आगे जा रहा है और हमारे लिए समय खत्म हो रहा है। पिछले साल 2022 में जो फरवरी और अप्रैल पूरी विश्व का एक बड़ा संगठन है, जो वैज्ञानिकों संगठन है, जिसको IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पूरी दुनिया का 130 देशों का वैज्ञानिक लेके ये संगठन है, तो हजारों लोग काम करते हैं। वो हर 6-7 साल में पूरी दुनिया का स्थिति, जलवायु परिवर्तन का क्या स्थिति है, परिवेश का क्या स्थिति है, हम कहाँ जा रहा है और अब क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 6 से 7 साल तक काम होने के बाद एक रिपोर्ट निकालते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। वो 6ठा राउंड असेसमेंट रिपोर्ट 6th राउंड पिछले साल रिलीज किया, उन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्मोचन किया, रिलीज किया। तो उसको मुताबिक सीधा बात है, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे सारे नेता तो उनको एडवाइस देने वाले जो भी है सब ये जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़ा खुला मंच है जहाँ वैज्ञानिक, अर्थनीतिविद, प्लानर, पॉलिटिकल लीडर सभी लोग और एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट सभी लोग जुड़ते हैं। उन लोगों की बात है, ये कोई संदीप भाई जैसे सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ये एकदम सरकारी साइंटिस्ट है, एकदम सरकार का प्रतिनिधि है, क्योंकि इस पैनल का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल। इनका जो साइंटिस्ट और जो प्लानर अर्थनीतिविद होते हैं, सरकार भेजती है, नॉमिनेट करती है सरकारी संस्था से, तो बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट उससे जाते हैं। इन लोगों का फरवरी और अप्रैल 2022 में जो 2 रिपोर्ट आया, उसमें 60 शब्दों में लिखा होता है, उसका हेडलाइन जो आया, इट इज नाउ और नेवर। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आप अभी कुछ करोगे तो आप संभाल सकते हो, इसके बाद आप जो भी करो आप सब मर जाओ, आप तुलसी पत्ता खा के घर में बैठे रहो, साधना करते रहो, दुनिया तबाह हो जाएगा। दुनिया का अपना जो गति है उसको एक बार आप बिगड़ दिया तो वो इतनी बड़ी सिस्टम है पूरी दुनिया, धरती, तो उसको आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हो। और वो क्या चेतावनी है? ये चेतावनी है 2025 तक आप ये जो सब बढ़ा रहे हो ना, इधर हम और जगह प्रदूषण करेंगे, और ये 2025 तक सब कुछ बंद करो, और 2030 तक जो आज से सिर्फ 8 साल बाकी है, सिर्फ 8 साल, पूरी दुनिया अपनी सारे ऐसे हवाई जहाज वाली खपत और बड़े बड़े SUV वाला खपत और बहुत ज्यादा कोयला तेल जलाने वाली, ये सबको कम से कम 45% काम करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और संदीप भाई भी नहीं बोल रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा
साइंटिस्ट का जो जमा बड़ा है आईपीसीसी में, उनका बयान आया है, दुनिया का सारे अखबार, सारे टेलीविजन चैनल इसको प्रचार किया। ये 2030 तक 45%, मतलब आज यदि 100 कर रहा है तो 2030 तक आपको 55 हो जाना चाहिए। हम तो बढ़ा रहे हैं, मोदी जी जो भी ये तो बढ़ा रहा है, और वहां जाके बोलते हैं हम तो कम कर देंगे भी। जाके हमारे सामने 2021 में जो यूके में ग्लासगो शहर में हुआ, वहाँ भी हम थे, पेरिस में भी हम थे 2015 में, वहाँ भी जाके मोदी जी 3 प्रॉमिस करके आया, और यहाँ आके उसको सारे उल्टा काम कर रहे हैं। तो हमें पकड़ना भी चाहिए ना कि आप भारत की जनता के तरफ से, आप नरेंद्र मोदी को कोई ऊपर से गिरा नहीं है, आप विदेशों में जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच में जब बोल रहे हो तो भारत का जनता का प्रधानमंत्री होके बोल रहे हो, एक व्यक्ति का तो कोई असर नहीं है वहाँ। आप प्रधानमंत्री हो दुनिया का दूसरा नंबर पॉपुलेशन वाली देश का, उस हैसियत से बोल रहे हो। तो आप जो बोल रहे हो और आप अपना अंदर आके जो कर रहे हो, वो दोनों तो एकदम उत्तर और दक्षिण है। जो उत्तर में रहा है तो वो दक्षिण में रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है, एक रेगिस्तान है और एक जंगल है, ऐसे ही है अंतर। तो ये क्यों है? एक तो और बात है, और तीसरी बात जो मैंने करना, तो चौथी बात जो करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए वो भी सब आप भूल जाए। ठीक है भाई, जब मस्ती कर रहा हूँ, आने वाले 10 साल तो मस्ती कर लेना, तो उसके बाद मर जाएंगे देखा जाएगा। कोई ऐसे भी सोच सकते हैं 10, 15, 20 साल तो मस्ती कर ले। आप आज के दिन में जो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग, आज जो हम सबके पास बड़े बड़े गाड़ी है, तो बहुत सारे लोग हैं, सबके पास नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके हवाई जहाज में, इंडिया सर्कल में भी होता है, यहाँ से मुंबई जाना है तो ट्रेन में भाई बहुत टाइम लग जाएगा, एयर फेयर दे दो, ये आम बात हो गया। बहुत सारे लोग करते हैं, अरे एयर फेयर दो, हवाई जहाज में चले गए। तो फिर से बोला मैंने, हवाई जहाज तो पानी में तो नहीं चलेगा, हवाई जहाज में आप ये लकड़ी डाल देंगे हवाई जहाज उड़ जाएगा, वो तो होगा नहीं, उसमें एटीएफ चाहिए, उसका वही ईंधन चाहिए जो केरोसिन गैस है। तो दुनिया में ये लेके काफी रिसर्च हो रहा था 1950 का दशक से, कि ये जो पेट्रोलियम है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ, आपको तार सब कुछ बनता है, पेट्रोलियम है, जमीन का अंदर से निकलते हैं। तो ये तो अपरंत नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा तो नहीं है, खत्म तो होगा। पानी जब खत्म हो रहा है, पानी से तो बहुत कम मिलता है, पानी तो हर जगह मिल जाते हैं, लगभग रेगिस्तान में भी कुछ पानी मिल जाता है, लेकिन पेट्रोलियम जो तेल वो तो हर जगह में नहीं मिलता है। तो कितने दिन चल सकते हैं? दुनिया का साइंटिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने, पेट्रोलियम, जियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सभी ने इसको एक साइंस से अध्ययन किया, और इसमें जो फेमस नाम था, वो एक अध्ययन जो कहे थे उसके नाम है एम किंग हर्बर्ट। हाँ, तो उन्होंने बहुत अध्ययन करके देखा, कोई भी तेल जो आप निकालते हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, उसका एक साइकिल, एक चक्र होता है। पहले जब आपने खुदाई किया, काफी नीचे गया, तेल मिला, बहुत मजा आया, हमारे पास तो पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल डीजल सब मिलने वाला। तो कुछ दिन ये बढ़ते हैं, फिर उसमें नीचे जब कम होता है और आप कम काम करोगे, जब पानी खत्म होगा, तेल खत्म होगा, ऐसी बात है। तो तेल जब खत्म होता जाएगा तो कम होता जाएगा, फिर एक टाइम धड़ाक से नीचे गिरते हैं, मतलब ऐसे उठते ऐसे गिरते हैं। तो ये उन्होंने नाम दिया पीक ऑयल, मतलब ऑयल मतलब तेल, मतलब पेट्रोलियम, और पीक मतलब एकदम सबसे ज्यादा, इससे चलेगा फिर ऐसे गिरेगा। और 1970 में उनका तबका, 1953 में हर्बर्ट ने प्रेडिक्ट किया, मतलब भविष्यवाणी किया, कि 1970-71 तक अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे बड़ा तबका पेट्रोलियम बनाने वाला देश था, अमेरिका में पेट्रोलियम पीक में पहुंचेगा। उसके बाद आप कितनी भी पैसा डालो, कुछ भी करो, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा, कम होगा, उससे आप कुछ भी करके प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। तो 1971 में आके यूएस में सचमुच में ऑयल पीक किया, उसके बाद बड़ा नहीं था, मैंने जो कॉन्वेंशनल ऑयल बोलते हैं पेट्रोलियम। तो ये पूरी दुनिया के लिए लागू होता है,
और इसका अलग अलग हिसाब है, दुनिया के लिए अलग अलग हिसाब है, लेकिन मोर और लेस दुनिया मानते हैं कि 2040 के अंदर पूरी दुनिया पीक ऑयल रीच करेगा, 40, 42, 45। तो मतलब कोई चीज जब बहुत कम हो जाते हैं तब उसका कीमत क्या होता है, बढ़ जाते हैं। यदि आपको बाजार में जब आलू मिल ही नहीं रहा है तब आलू दिल्ली का मार्केट में तो 50 रुपये भी किलो हो जाते हैं, और जब बहुत मिलता है तब 5 रुपया किलो भी आप कहीं बेच देते हो। अब गांव का बात नहीं कर रहा, लेकिन गांव में भी कोई चीज मिल ही नहीं रहा है तो आप कितना कीमत देने के लिए तैयार हो जाओगे। मानिए पानी, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, जब मिलते नहीं है, अभी 15-20 रुपया में 1 लीटर पानी आप खरीद रहे हो और मुफ्त में मिल जाता तो आप नहीं देते पैसा, क्यों 15 रुपया में 1 बोतल पानी क्यों भर देंगे। लेकिन ट्रेन में पानी बंद किया जाता है, स्टेशन में पानी बंद कर दिया जाता है, तो लोग 15 क्यों, जो वेंडर है, जो बेचने वाले, वो 20 रुपया भी लेते हैं। कभी कभी जब ट्रेन रुक जाती है, बहुत लोग हैं तो 25 रुपया भी ले लेते हैं, है ना। आपको चाहिए और नहीं है, तो तेल का भी यही स्थिति होने वाले है, 3500, 4000, 4500 तेल पूरी दुनिया में। तेल मतलब पेट्रोलियम, जिससे हवाई जहाज का ईंधन, आपको बाइक का, गाड़ी का ईंधन सब बनते हैं, वो पीक ऑयल 40 से 45 के बीच में आएगा, और जब धीरे धीरे कम होते जाएगा तब कीमत बढ़ते जाएगा। सामान आपको चाहिए, पूरी दुनिया उसके ऊपर निर्भर जब रहेगा तो आपको चाहिए, और चाहिए मिल नहीं रहा है, क्या होता है, जो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो जाके ज्यादा पैसा ऑफर करेगा कि भाई 200 रुपया लीटर है, मैं 300 रुपया दे दूं, मैं मुझे दे दो, वही होगा। और जिसको पास नहीं है वो नहीं पाएगा, और तब हवाई जहाज का कितना कीमत होगा, हवाई जहाज चलाने का तब का कीमत क्या होगा, चल पाएगा क्या। तो आज सारे जमीन उजाड़ के और सारे कुछ बर्बाद करके अब हवाई अड्डा बनाने जा रहे हो, 2022 में खड़ा होके। 1992 होता अलग बात होता था कि भाई समझ नहीं है, जलवायु परिवर्तन का समझ नहीं है, हमारा तेल का क्या होगा उसको कोई चिंता नहीं है। 2022 का अंत में 23 में आके आज जब ये बात कर रहे हो, ये क्या दर्शाता है, ये आपको इतना भी समझ नहीं है कि पीक ऑयल दुनिया देख रहा है 40 के आसपास, पूरी दुनिया में तेल और ज्यादा नहीं मिलेगा। पीक ऑयल का मतलब सारे तेल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन हमारा खपत, हमारा मांग बढ़ते जा रहा है, लेकिन बाजार में नहीं है, तो कीमत चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले पूरी दुनिया का बाजार में पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल जमीन से निकलता है, उसका कीमत एक बैरल 130, 35, 40 डॉलर पहुंच गया था। उसके पहले $60 था, चढ़ करके 140 हो गया डॉलर में। तो $1 82 रुपया मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए कितना पैसा है, तो 3 गुना तक, 2.5 गुना, 3 गुना बढ़ गया था कुछ महीनों को अंदर। तो जब तेल पूरी दुनिया में कम उपलब्ध होगा तो 4-5 गुना तो आराम से बढ़ेगा, तब आपको हवाई जहाज का कीमत क्या पड़ेगा, चल पाएगा क्या। ये जो यंग लोग हैं उनको पूछना चाहिए, जो बुजुर्ग है वो सोचेंगे ठीक है भाई 20 साल 25 साल में हमको हमारा छुट्टी हो जाएगा, लेकिन जो यंग लोग है, यूथ है, जो बच्चे हैं, आपके लिए हवाई जहाज बना रहे हैं ना, हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डा तो रह जाएगा, अड्डा ही रह जाएगा, वहां आप जाके अड्डा दे सकते हो। हम बांग्ला में बोलते हैं अड्डा, मतलब लोगों इकट्ठा करके चर्चा करो, मस्ती करो, चाय पियो, चॉप खाओ, आलू का कुछ खाओ, लेकिन हवाई जहाज नहीं चलेगा, क्योंकि तेल का कीमत आज यदि 100 रुपया मान लीजिए लीटर है, और यदि कुछ सालों में 400-500 लीटर जो जब नहीं मिलेगा, 400-500 लीटर पे लोग जाएंगे, तब क्या हवाई जहाज आपके लिए, किसी के लिए चल पाएगा, अमीरों के लिए तो चल पाएगा। आज जो आने का टाइम में अभिषेक से बात हो रहा था, तो जो मंत्री, MLA, MP आके बोलते हैं ना उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, कितना अच्छा है ये आम नागरिक। आप कितने लोग उड़ चुके हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कोशिश मत करो। हवाई जहाज में कितने लोग यहाँ उड़ चुके हो, कोई नहीं किया, तो आप आम नागरिक है ही नहीं, आप पाकिस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि देश में बोला है ना, मोदी जी बोला है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान।
कितना अच्छा नाम दिया। अभी उड़ान का अभी बात हो रहा था, नेता आके बोलते हैं ना हम तो आम जनता के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप उनको पूछ लो भाई उड़ान स्कीम में सबसे कम कीमत आपने कितना रखा, कितना में किसी ने देखा कभी? सबसे छोटा फ्लाइट जो होगा 1 घंटे से भी कम जो होगा उसके लिए सरकार बोला हम तो देश का आम नागरिक के लिए बहुत सस्ता रखा। कितना? 2,500 रुपया। तो 2,500 रुपया मानिए यहाँ से लखनऊ व यहाँ से आसपास और कहीं है, मतलब क्या क्या जगह है, कुशीनगर है हवाई अड्डा, कुशीनगर। यहाँ से ट्रेन से अगर दूर से दूर केरल भी जाना हो तो 1,000 रुपए में आदमी जा सकता है। 1,000 में जा सकता है, जा भी रहा है। स्लीपर क्लास में 1,000 रुपया में लाखों लोग चल रहा है, आराम जा रहा है, सोते हुए जा रहा है। तो यदि मिनिमम सबसे कम कीमत सरकार ने बोला हम तो कम से कम कीमत रखा आम नागरिक के लिए 2,500 रुपया। अभी छोटे फ्लाइट के लिए 2,500 रुपया आम नागरिक तो हमारे देश में तो नहीं दे सकते, वो यूरोप में हो सकते हैं। तो ये बुद्धू बनाने वाली बात सरकार को भी पकड़ना चाहिए। जो भी नेता आके बोले भाई आपके लिए बोला भाई कितना रखा है बता दो, और उस एयर हवाई अड्डा तक पहुंचने के लिए हमें कितना खर्चा होगा। तो एक तो आम नागरिक के लिए नहीं है, ये खास नागरिक के लिए है, पैसा वाले के लिए 1 नंबर सीधा बात है। आम नागरिक आम जनता इसको फायदा नहीं ले सकते। कभी कभार किसी ने बुलाया, किसी मीटिंग में आप चले गए, उन्होंने दे दिया, वो तो ऑकेशनल कभी कभार की बात, बाकी कोई काम का नहीं है। ये थोड़ा सा उच्च वर्ग उच्च मध्य वर्ग इनके लिए है। लेकिन सवाल सिर्फ वहां खत्म नहीं होता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। सवाल तो ये भी है ये चलेगा कितना, क्योंकि एक तो भारत की प्रधानमंत्री, उनका बैग कैरी करने वाले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस बार हमने एक विश्व में मिले, हमें देख के बोला लुक्स लाइक इंडियंस, हमें जानते हैं लेकिन थोड़ा सा आप दिखा ना मंत्री है, केंद्रीय मंत्री तो दिखाना ही पड़ेगा। आपको भारतीय लगा है ना, आपको साथ मिलेंगे आपको ऑफिस में, अच्छा इसके साथ ना ऐसे कुछ बोलते हैं जो भी है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन, प्रधानमंत्री का हुक्म छोड़ के, उनका निर्देश छोड़ के कोई मंत्री कुछ नहीं बोल सकते। आज अक्सर जानते हो कोई मंत्री का कोई हैसियत नहीं है, तो सारे प्रधानमंत्री का जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, वहां से सारे खबर जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का ऑफिस से हुक्म लेके गए मिस्र में, मिस्र देश है इजिप्ट, वहां इस बार 13 दिन का सम्मेलन था। तो 13.5 दिन चला 12 दिन का सम्मेलन। वहां जाके प्रपोजल, एक प्रस्ताव डाल, भारत सरकार के ग्रुप टीम का लीडर जो हमारा पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, उनका लीडरशिप में एक प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव है? सारे देश सारे फॉसिल फ्यूल को खत्म कर दे, फेज आउट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स, मतलब तेल, कोयला, गैस, ये सबको दुनिया से इसको इस्तेमाल करना बंद कर दो। बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकना है। ये तो पूरी दुनिया का वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी आप इसको कम कर सकोगे धरती बचेगा, धरती के जीव बचेगा, धरती का कुछ नहीं होगा लेकिन जीवन बचेगा, और नहीं तो इंसान के साथ साथ लाखों और प्रजाति बहुत खतरे में है। तो ये बात वो लोग जानते हैं, और भारत का पर्यावरण मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके इस प्रस्ताव इस बार नवंबर, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें रखा, शायद 14 तारीख नवंबर 14 या 15 में ये बात रखा। तो हमने बोला बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने करने के लिए नहीं रखा। लेकिन आज जब भारत का टीम से टीम इंडिया, अब तो भूपेंद्र यादव का तो कोई हैसियत नहीं है, मैं भूपेंद्र यादव हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कोई मानेगा नहीं। भारत का पर्यावरण मंत्री है, भारत का सरकारी दल का वो नेता थे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच में, वो जाके प्रस्ताव रख रहा है भारत का प्रधानमंत्री का परमिशन लेके व उनको लेके ये सारे फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म किया जाए, जो जरूरी है, दुनिया मानते हैं इसको जरूरत है। तो भारत में रेल के बजाय हवाई जहाज को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? यह तो मैंने जैसे बोला 6 से 8 गुना फॉसिल फ्यूल चाहिए, तेल चाहिए। यदि रेलवे
तेल में भी चले, यदि डीजल इंजन भी चले, उसमें जितना तेल पुड़ेगा जलेगा, प्रति व्यक्ति को 1-1 किलोमीटर जाने के लिए जितनी उत्सर्जन होगा, जितनी खपत होगा, उससे 6 से 8 गुना इसमें होगा। तो आप एक साइड में जानते हो कि दुनिया खतरे में है, आपको खेती खतरे में है, आपको मजदूर खतरे में है, आपको फसल, ये फसल सभी को सबसे ज्यादा जरूरी ऊर्जा क्या है? तेल है, कोयला है कि क्या है? सबसे जरूरी है ऊर्जा, अन्न है। राइट, आपको खाना भी ऊर्जा है, क्योंकि ये जो मशीन है, मैं जो बात कर रहा हूँ, बिना खाना ज्यादा देर मेरा मशीन भी नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ऊर्जा खाना है। तो खाना बनाने वाली पूरी तंत्र अभी खतरे में है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो दिख रहा है दुनिया में और भारत में भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तो हमारा जो मानसून है, जो बरसात का मौसम है, वो बिगड़ रहा है। और ये बहुत दिन से हम जानते हैं, आज से नहीं, 20 साल पहले यूरोप का एक बड़ा यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया था कि हमारा जो बरसात का मौसम आता है उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एक साइंटिफिक ढंग से करके। तो हम जानते हैं ये होने वाले हैं, ये हम आज नहीं, आज 20-25 साल से जानते हैं। जानने के बाद हमारे सरकारी तंत्र इसका पूरी उल्टा दिशा में काम करते जा रहे हैं, पूरी उल्टा दिशा में, ताकि आपको जो खेती के लिए क्या जरूरत है, समय में बारिश हो, समय में बारिश हो, जब बारिश का जरूरत नहीं है तब सूखा सीजन जब है, आपको फसल पक रहा है तब बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बहुत अच्छा होगा क्या? नहीं है। तो वो जो एक चक्र था जिसको आप लोग जानते थे, जिसके बहुत सारी जगह में हमने किसानों से बात किया, आज जो बुजुर्ग किसान है काफी जगह में बोलते हैं आज हम आसमान पढ़ नहीं पाते। मतलब पहले आसमान पढ़ पाते थे कि क्या होने वाले है, अब बारिश होगा, अभी बारिश का मौसम आया तो ऐसा देख रहा हूँ उसे अभी होगा, अभी सूखा चलेगा। आज हम आसमान पढ़ नहीं पाते, ये आज काफी बुजुर्ग किसान बोल रहा है। तो इसका मतलब है प्रकृति हमें बहुत सारे सिग्नल दे रहा है कि भाई बहुत हो चुका है, बहुत गड़बड़ हो चुका है। नहीं तो पूरी धरती का इतनी कैपेसिटी है, कहीं छोटा मोटा इंसान कुछ गड़बड़ कर दे, आप यहाँ थोड़ा 2000 पेड़ काट दो, उसमें पूरी धरती में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5000 पेड़ लगा दो, उसमें धरती में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये गलतफहमी है कि एक पेड़ लगाओ धरती बचाओ, ये पूरा गलतफहमी है। आज जिस स्थिति में हम पहुंच चुके, पेड़ लगाना अच्छा काम है, मुझे गलत मत समझिए, पेड़ लगाना अच्छा काम है, पेड़ बचाना और भी अच्छा काम है, लेकिन 1000-5000 पेड़ लगा के धरती में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली थोड़ा सा यदि जैसे यंग पीपल भी है ना, और काफी सारे बच्चे भी है, आप मैथमेटिक्स करते हो ना, एरिथमेटिक करते हो क्या? सामने के बैठे है, करते हो? गणित करते हो? तो थोड़ा सा गणित का एकदम सिंपल चीज दिखा दो। आप मानिए, बोला भाई मैं तो हवाई जहाज में जाऊंगा, लेकिन जो प्रदूषण होगा एक पेड़ में लगा दूंगा, भैया काम है, हमने पेड़ लगा दिया, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, देखा बोलता है ना। तो थोड़ा सा आंकड़ा हवाई जहाज का कर ले, फिर गाड़ी का भी कर लेंगे, मैं किसी को गाड़ी का भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा करके देख ले। एक हवाई जहाज में, मानिए मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली से चलने में, दिल्ली मुंबई में एक मीटिंग है, मैं ट्रेन में ना जाके मान लो मैं हवाई जहाज में गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप इतना बिजी हो, आ जाओ आपको हवाई जहाज का किराया देते हैं, आज सुबह आ जाओ मीटिंग करके शाम को चले जाओ। तो यदि मैं दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज में जाके हवाई जहाज में वापस आता हूँ, तो उसका जो प्रदूषण होता है प्रति पैसेंजर किलोमीटर 100 ग्राम हिसाब से भी, उसके सोखने के लिए उसका सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उसको सोखने के लिए कितनी पेड़ चाहिए? किसी को आइडिया कोई लगाओ, कोई अंदाजा लगा दीजिए। आप एक बार दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज में गए,
और आ गया। तो उसको जो जितना हमने प्रदूषण किया है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी प्रदूषण छोड़ दीजिए, कितनी पेड़ चाहिए? 50 से 55। तो हम हर बार एक हवाई जहाज में जाके 50 पेड़ लगाते हैं, संभव है किसी का? एक बार जाए और 50 पेड़ लगा दे, ये संभव है किसी का? तो ये जो पेड़ लगाओ और बाकी चीज करते रहो, ये आपको हमें बुद्धू बनाने का काम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेड़ लगाना अच्छा काम है, पेड़ लगाओ, थोड़ा सा चिड़िया आएगा, थोड़ा बाकी कुछ होगा, पर्यावरण का थोड़ा दिखने भी लगेगा। लेकिन धरती में जो आज गड़बड़ हो रहा है वो इससे बहुत बड़ा है। वो पेड़ लगाने से और 2 पेड़ काटने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसे मैंने बोला, एक छोटा, जैसे संदीप भाई के साथ हम लोग एक साथ बहुत लोग आए, एक छोटा गाड़ी वैगनआर, एक वैगनआर सिंपल गाड़ी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी का कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हमारे जो जिस ढंग का सभ्यता बोल के, जिस ढंग का कल्चर हमने बना चुके हैं, जिस दिशा में हम जा रहा है, उस दिशा कितनी खतरनाक है उसके लिए, और उसको क्यों ऐसे छोटे मोटे काम करके हम कुछ भी नहीं सुधार सकते। सिंपल एक चीज, एक जो छोटा गाड़ी, एक मध्यवर्ग का परिवार, मानिए एक टीचर है, स्कूल टीचर है, बहुत सारे स्कूल टीचर का घर में एक छोटा गाड़ी होता है। तो भारत का जो एक आंकड़ा लिखा गया, औसतन एक मध्यवर्ग का परिवार 10,000 किलोमीटर सालाना गाड़ी चलाते हैं। एक ऑर्डिनरी मध्यवर्ग का परिवार पूरी साल में 10,000 किलोमीटर। उसका ऐसे छोटा गाड़ी वैगनआर, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा वो करीब 1300 kg होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, उसके साथ पार्टिकुलेट होगा जो PM10, PM25, उसके साथ बाकी जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, ग्राउंड लेवल ओजोन बनेगा जो आपको जो फेफड़े को जला देगा, ये सब भी आएगा। अभी वो सब भूल जाइए। सिर्फ जो जलवायु परिवर्तन करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक गाड़ी के लिए आपको 45 से 50 बड़ा पेड़ चाहिए। आप जानते हैं यूरोप में बहुत एडवांस देश है फ्रांस, नाम सुना है? फरासी देश फ्रांस, क्या बोलते हैं? फ्रांस ही बोलते हैं ना। वो यूरोप में बहुत आगे वाली देश है। स्पेन वो भी अच्छा देश है, लेकिन फ्रांस तो और भी आगे है। टेक्नोलॉजी बोलिए, पैसा बोलिए, मैनेजमेंट बोलिए। वहां गर्मी का चलते इतनी भयंकर गर्मी आया, फ्रांस में फॉरेस्ट के फॉरेस्ट, जंगल के जंगल आग लगते गया। सरकार हजारों करोड़ों रुपया लगा के उनके पास जितनी हवाई जहाज था वहां से पानी बरसा के कुछ नहीं कर पाए, जब तक ना नेचुरली बारिश आया। पूरी यूरोप उनके मदद के लिए पहुंच गया था। इतनी भयंकर आग लगा। क्यों लगा? इतना गर्मी आया, इतनी सूखा गर्मी के साथ आया जो पहले नहीं देखा। और ये सब आज फ्रांस का देश में लोग सड़क पे उतर के हजारों के संख्या में, ऊर्जा नहीं मिल रहा है। जब लोग ठंड में जम रहा है, अभी ठंड में जमने का टाइम, तब लोगों के घर में ऊर्जा कम है। इतनी ऊर्जा का कीमत बढ़ गया, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो बोला जैसे लोग घर में जम के मर रहा है, नहीं तो अपना दरवाजा का फ्रेम काट के जला रहा है, चेयर टेबल काट के जला रहा है। ये स्थिति अमीर देशों में स्थिति बनते जा रहा है। और हमारे देशों में गरीबों का घर में क्या क्या बन रहा है, जो जिस टाइम आप शायद ये भी भारत में कितनी लोग सड़क में बेचने वाले हैं, किसी को कोई आइडिया है? जैसे हॉकर है ना, जैसे कोई अभी आप किसी का घर में गया था, देखा साइकिल लेके कोई जा रहा है बेचने के लिए, तो कोई साइकिल लेके घूमते हैं, कोई सड़क में फुटपाथ में बैठ जाते हैं, हाँ कोई ऐसे यहाँ लगा के घूमते हैं, बेचते हैं ना। कोई कुछ खाना बेचते हैं, कोई प्लास्टिक का खिलौना बेचते हैं, कोई और कुछ बेचते हैं, कोई साबुन का ये बेचते हैं। बहुत है, कितनी है लगभग आइडिया है? लगभग 30 से 40% लोग फेरी वाले मजदूर हैं। नहीं, वो तो है। पूरी भारत का जो संख्या है 3 से 3.5 करोड़, मानिए 3 से 4 करोड़ का भी स्ट्रीट वेंडर्स है। दुकान नहीं, दुकान जो लगा है अलग बात है। इस बार गर्मी का सीजन में जब मौसम विभाग, भारत में तो मौसम विभाग बोलते हैं ना, ये क्या मौसम था, हाँ उन्होंने देते हैं, न्यूज़पेपर अखबार में आ जाते हैं। गर्मी का मौसम में जब मौसम विभाग ने दिया ये
तापमान गर्मी यहाँ 45-46 डिग्री है, 45-46। तब सैटेलाइट से, सैटेलाइट होता है ऊपर में जो आसमान में घूमते हैं, उससे देखा गया जमीन का तापमान, क्योंकि जो मौसम विभाग देते हैं उसको बोलते हैं 2 मीटर टेम्परेचर, मतलब जमीन से 2 मीटर ऊंचा में, 6-6.5 फीट ऊंचा में हवा का तापमान। उस टाइम जमीन का तापमान था 61 से 62 डिग्री। आप जब चाय बनाते हैं, पानी जब गर्म करते हैं, जब थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, वहां से गुड़ करके गैस निकलते हैं, वो क्या है, वो पानी में जो ऑक्सीजन हवा जो घुला रहते हैं वो निकलते हैं। तो आपको, आप उसी सड़क में बैठे हो जहां 60 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब आपका खून से जो, जब खून के अंदर जो ऑक्सीजन का कुछ है थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो रहा है। तो उस स्थिति में जो सड़क में, जो दुकान में बेचने, दुकान नहीं, सड़क में बेचने वाले जो घंटों तक वहां रहना पड़ेगा, क्या वो स्वस्थ रहेगा? लाखों लोग बीमार पड़े हैं। मैं भारत में सबसे बड़ा जो स्ट्रीट वेंडर्स का यूनियन है, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, उनके साथ काम कर रहा था। तो बहुत सारे लोग दादा हमारा तो ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, हमें लग रहा था चक्कर आ रहा है, हमें लग रहा है कि कोई दोनों आंखों में साफ दिख नहीं रहा है, जैसे धुंधला दिख रहा है। ये सारे लक्षण है कि आपको बॉडी अभी कोलैप्स करेगा, गिर पड़ेगा। तो ये स्थिति बढ़ते जा रहा है गरीबों के लिए। इनके पास तो कोई स्थिति नहीं है। जो सड़क में बेचने वाले, वो तो एसी चला के तो बेच नहीं सकते हैं, उनका तो ये झेलना पड़ेगा। जो खेती करने वाले, आप एसी लगा के पूरा खेतों को ऊपर एयर कंडीशनर लगा के खेती करोगे क्या? संभव है? हाँ, आप घर में ही नहीं लगा सकते हो, इतना महंगा बिजली है। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार और बढ़ा रहा है, जो भी तो आपको और अच्छा दे रहा है ना। बस तो आप एसी चलाओ, खेतों में जाके काम करो। तो उस गर्मी में आपको काम करना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, तो उस गर्मी जो भी बढ़ते ही जाएगा, जिस स्थिति आज हो रहा है इससे भी बढ़ेगा, ये सब जानते हैं, ये बढ़ेगा। तो ये जो विनाश का धारा है, इसके साथ ये मैंने बोला पूरी जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा तेल, कोयला, गैस जलाने वाली चीज, जितनी खपत वाली चीज बढ़ाओगे, धरती में जलवायु परिवर्तन इतना ही बढ़ते जाएगा। ये आज से नहीं, पिछले 100 साल से वैज्ञानिक जानते हैं, पिछले 100 साल से। और 50 साल हो गया, 1972 के बाद पूरी दुनिया में इसको आम नॉलेज है, आम जानकारी है पूरी दुनिया में। आज 2022 पार हो गया, 1972 से 50 साल हो गया। उस टाइम रिपोर्ट निकला था, द लिमिट्स टू ग्रोथ। तो ये सब लोग जानते हैं। वो जो नेता है आपको जो समझा रहा है, आपको विकास कर रहे हैं, वो जानते हैं आपको विनाश के, आपसे विनाश में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का किनारे आपको ले जा रहा है, कि और थोड़ा धक्का लगाओ वो गिरेगा, ये सब लोग छुटकारा हो जाए। हम, उनका सोच है हम मस्ती करेंगे, लेकिन ये कितनी गलत सोच है। वो भी मस्ती नहीं करेगा, उसका प्रमाण अमेरिका अभी इस साल झेल चुका है, फ्रांस, स्पेन झेल चुका है। पिछले उसके पहले साल 2021 में यूरोप में सबसे अमीर देश, सबसे तकनीकी दिशा से ऊंचा देश कौन है? जर्मनी। यूरोप का बोला जाता है, जर्मनी है यूरोप का पावर हाउस, है ना। जैसे पूरी यूरोप का 28 देशों में जर्मनी सबसे ऊंचा है। जर्मनी में इतना भयंकर बारिश और बाढ़ हुआ, इतनी, यूरोप में सबसे एडवांस देशों में, सबसे उन्नत देशों में 156 लोग मर गए, हजारों लोगों का घर टूट गया, कुछ नहीं करता। तो प्रकृति के साथ ये जो जलवायु परिवर्तन का जो खिलवाड़ करके जा रहा है, ऐसे तेल, कोयला, गैस और ईंधन का पूरी अपना सब जो नेचुरल प्राकृतिक संपद है, इसको खत्म करके ये जो करते जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट, इसका सीधा ताल्लुक इसके साथ है। ये मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये मोदी योगी सब जानते हैं, ये कोई किसी को, क्योंकि ये इतना आम बात है। आजकल तो स्कूल में भी लोग पढ़ाया जाता है। मैंने बहुत पहले, मुझे स्कूल का साइंस टीचर बोलते थे, 2006-7 में मैं जब पूरी देश में विज्ञान शिक्षक का मैं वर्कशॉप करवाता था पूरी देश में, तो बोलते थे सर इसके बारे में बच्चे बहुत पूछते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है,
तो कुछ मैंने जो अपना लिखा देखा था, उसके बाद मेरा किताब जो है पहला, भारत में पहला शायद पॉपुलर साइंस किताब था 2007 में, साइंस टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मदद किया, पब्लिश किया, तो उनको दिया। तो आम जनता में भी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, टीचर, ऑफिस में जाने वाले, मोटा मोटी तो सबको आइडिया है ये जो प्रकृति में ये भयंकर तबाही मच रहा है, जो जहां बारिश नहीं होने वाला है वहां भयंकर बारिश हो रहा है, जहां बारिश होता था वहां नहीं हो रहा है। जैसे राजस्थान का, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है, थार मरुभूमि है, थार रेगिस्तान, करीब 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत बड़ा जगह है। वहाँ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये रेगिस्तानी शहर है। हाँ, वहाँ सालाना 140-200 mm बारिश होता था। पिछले 6-7 सालों में 3 बार बाढ़ आया। बाड़मेर में इतनी पानी जमा हुआ था, 6 महीना तक बाड़मेर जैसे रेगिस्तान का शहर में पानी जमा हुआ था। वहां का लोग परेशान, उनको बाप दादा किसी ने देखा नहीं, कैसे संभाले इसको इतना पानी। और जहां पानी नहीं, पानी होने वाला है, ऐसे जगह में सब सूखा पड़ रहा है। जो मैंने बोला, जो पानी का जगह है नॉर्थ ईस्ट में, हमारा उत्तर पूर्व भारत में कुछ जगह में सूखा पड़ रहा है। और फिर से बोलूं, ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, भारत सरकार का एक रेगिस्तानी एटलास है। एटलास मतलब नक्शा का, जो बहुत सारे नक्शा मिलते हैं, मानचित्र का, पूरे मानचित्र का 1-2 करके पूरी का एक कलेक्शन होता है ना, ये एक किताब में बहुत सारे मानचित्र होते हैं। तो भारत में रेगिस्तान कहाँ कहाँ है, सिर्फ राजस्थान में नहीं है, और भी छोटे छोटे है, और कहाँ क्या बढ़ रहा है। ये भारत सरकार का सबसे नामी वैज्ञानिक संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ये एटलास ने उन्होंने छापा, पब्लिश किया। उसमें बोला जा रहा है भारत का 29.2% हिस्सा में रेगिस्तानीकरण हो रहा है। मतलब रेगिस्तान बना नहीं, लेकिन जमीन में पानी कम हो रहा है, जमीन में जो ग्रीन हरा चीज कम होते जा रहा है। तो भारत का लगभग 30% हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तान बनते जा रहा है। और इसका कारण भी यही है, जो विकास नाम से हमें किया जा रहा है। ये जो भारत का 30% हिस्सा, जहां प्रति स्क्वायर किलोमीटर में ऑलमोस्ट 450 लोग रहते हैं, ऐसे नहीं है हम ब्राजील जैसे स्क्वायर किलोमीटर में 85 लोग हैं, ऐसे नहीं है, हर किलोमीटर में लोग बहुत है। तो यहाँ यदि इतना रेगिस्तानीकरण होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा सारे जो खेती का जो इतना गड़बड़ हो रहा है, जो इस बार जो मैंने बोला बम्पर हार्वेस्ट से शुरू करके एकदम क्रैश कर दिया। पिछले साल भारत का बहुत सारे बड़ा हिस्सा में, जो नॉर्दर्न उत्तर का हिस्सा में ग्राउंड फ्रॉस्ट हुआ, काफी जगह में ग्राउंड मतलब जमीन में बर्फ नहीं गिरा, लेकिन जो पानी था वो जम गया था, बहुत पतला सा, उसमें फसल का नुकसान हुआ। 2009-10 में राजस्थान में सरसों का खेती बहुत तबाही हुआ, राजस्थान में जमीन में बर्फ जम गया। और वहां जब किसानों से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला तो हम तो कभी हमारा जिंदगी में सोचा ही नहीं कि बर्फ जम जाएगा हमारा जमीन में। तो 9-10 जिला में सरसों का खेती का काफी नुकसान हुआ। तो ये सारे के साथ ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये सीधा इसका कारण है। ये विज्ञान के अभी कोई संदेह नहीं है, भारत का सरकार भी जानती है, इसलिए दुनिया में जाके बोलते हैं हमको 2070 तक हमारा सारे कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो बना देंगे। मतलब थोड़ा बहुत रहेगा उसको भी हम सोच लेंगे। तो आप ऐसे हवाई अड्डा बना के यहाँ का जो जिस जमीन पे कार्बन सोखने वाली पौधा है उसको काट के उजाड़ के कंक्रीट बना के आप क्या कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो? ये सीधा सवाल है। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 197 देशों के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके आप प्रॉमिस कर रहे हो भारत का होके, भारत का प्रस्ताव है, भारत का प्रॉमिस है, मतलब प्रॉमिस को क्या बोलेंगे, वादा है
वायदा किया कि हम 2070 तक हम कुछ भी नहीं प्रदूषण करेंगे इसके मामले में, और आज के दिन में आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये हवाई अड्डा 2030 साल में बंद कर दोगे क्या? और 2040 तक सब बंद कर दोगे? अभी शुरू करके 3-4 साल लगेगा, तो उसके बाद 40 तक बंद कर दोगे? नहीं सर, यहाँ पर 15 साल से हवाई पट्टी बनी है, 4 साल से एयरपोर्ट, और डीएम साहब से उन्होंने जब पूछे कि आप 50 साल में नहीं चला पाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत क्रम बहुत धीरा धीरा है। तो नहीं, उनको ये पूछ लीजिए, जेन साहब आपका प्रधानमंत्री जो आपका पूरी प्रशासन का सरकार का हेड है, वो तो जाके बोल के आया हम जीरो करने के दिशा में जा रहे हैं। आपको पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री वो जाके बोल के आया, प्रस्ताव दिया पूरी दुनिया तेल कोयला गैस को इस्तेमाल करना बहुत जल्दी खत्म कर दे। तो ये खत्म हो जाएगा क्या? हवाई जहाज पानी से चलने वाले हैं, नया हवाई जहाज लाओगे क्या? और दूसरा तो ये भी पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री तो मेक इन इंडिया भारत में बना हुआ चीज कर रहा है। तो ये जो हवाई जहाज आएगा, 2 ही हवाई जहाज बड़ा भारत में पूरी दुनिया में चलते हैं, एक एयरबस, एक बोइंग। बोइंग बनता है अमेरिका में, वो भी मेक इन इंडिया ही होगा। अमेरिका बनने में मेक इन इंडिया हो सकता है क्या? अमेरिका के बन के मेक इन इंडिया हो जाएगा? नहीं होगा। अरे आप जानते नहीं, मोदी जी जानते हैं, वो अमेरिका में भी बनेगा तब भी वो मेक इन इंडिया होगा, है ना। और एयरबस यूरोप बनाते हैं, तो एयरबस यूरोप में बनेगा, बोइंग का विमान अमेरिका में बनेगा, वो आके यहाँ मेक इन इंडिया करेगा। हवाई जहाज में बहुत तेल जला के वो तेल का प्रदूषण को जीरो कर देगा। ऐसे मैजिक तो हमने कभी नहीं देखा। वो तेल ज्यादा जलाने से तेल से प्रदूषण कम हो जाते हैं, ऐसा तो हमने नहीं सुना। कोई सोचा गया? बच्चे जानते हो ज्यादा जलाने से कम जलते हैं, होता है ऐसे? तो मोदी जी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई बताइए कैसे ये मैजिक आप कैसे करेंगे। तो ये जो सारे चीज है, मैं इसमें अभी खत्म कर रहा हूँ। आपको सवाल जो भी सवाल करना है कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। ये जो चीज हो रहा है ये साफ बात है आपके लिए नहीं है। नंबर 1, क्योंकि जो मैंने बोला उड़ान पूरे देश का आम नागरिक, वो थोड़ा सा नाम बदलना चाहिए, पूरे देश का खास नागरिक होना चाहिए, और पैसा वाला नागरिक। तो आम का ए का जाएगा, पैसा वाला PA कर देना पड़ेगा, PW, पैसा वाला नागरिक, जो भी है। दूसरा, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, यदि चलेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि तेल का कीमत बहुत जल्दी 10-15 साल में तेल का कीमत जो इसका ईंधन है ये बहुत बढ़ने वाले है। ये दुनिया जानती है, इसको पीक ऑयल थियरी बोलते हैं, ये दुनिया जानती है। ये हुआ है, बार बार देखा गया है। किसी भी देश में पूरी दुनिया देख लीजिए, जब जितना निकलेंगे पहले बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर एकदम झटक से गिरेगा। ये सब जानते हैं, ये हो चुका है। तो जब बहुत कीमत बढ़ेगा तो उस हवाई जहाज में कौन चढ़ पाएगा? आजमगढ़ में सभी लोग यदि कम से कम 1 करोड़ कमाते हैं तो बढ़िया है। यहाँ यदि सभी लोग 1 करोड़ कमाने वाला है तब तो बढ़िया है, तब चढ़ पाएंगे। नहीं है तो आपके लिए नहीं है। दूसरा नंबर, तीसरे नंबर, ये जो पूरी आपको तबाही झेलना पड़ रहा है, आपको खेती का पानी समय में नहीं मिल रहा है, जब पानी नहीं चाहिए तब धड़ाधड़ बारिश हो रहा है। और ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये भारत का सरकारी तंत्र जानते हैं। कुछ साल पहले मौसम विभाग 100 साल का मानसून एनालिसिस किया था। पिछले 100 सालों में भारत का जो बरसात का मौसम, उसमें क्या क्या बदलाव आया है, ये उन्होंने स्टडी किया था। क्या मिला? अध्ययन किया था, शोध किया था। उसमें क्या मिला कि भारत में पूरी जो बारिश होता है पूरी देश का, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन बदलाव जो हुआ है सबसे ज्यादा पूरी बरसात का सीजन में वो जो पानी गिरता है, भारत का हिसाब है औसतन, किसी एक जगह में ज्यादा एक जगह में कम होगा, हो सकते हैं करीब 890-94 मिलीमीटर बरसात का सीजन में भारत का एवरेज है। वो गिरता था 44 से 45 दिनों में, मतलब बरसात वाले दिन 44-45 होता था। पिछले 10-15 सालों में 44-45 दिन से घट के वो 24 से 25 दिन में रह गया।
मतलब उतना ही पानी गिर रहा है, लेकिन 44-45 दिन के बजाय 24-25 दिन में गिर रहा है। मतलब क्या है, जब गिरेगा धड़कधड़ गिरेगा, बाढ़ आएगा, जमीन को काटेगा, तबाही मचाएगा। जब नहीं गिरेगा फसल सूखेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो यही होते जा रहा है। और ये सबका पीछे इस ढंग का ईंधन का खपत, ये जितनी ज्यादा आप तेल कोयला गैस जलाओगे उतना ज्यादा ये संकट बढ़ते जाएगा। इसको कोई सरकार का पास कोई रास्ता नहीं है इसको बंद करने के बजाय। तो यदि बंद करना है, जो भारत की सरकार बोल रही है, भारत का प्रधानमंत्री जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बोल रहा है, लाइफ स्टाइल फॉर पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है ना, ये सब बोल रहा है। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, भारत का सारे हवाई अड्डा को कम से कम कर देना चाहिए। रेल यात्रा और सड़क थोड़ा सा ठीक ठाक करो, वो भी हमें एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए सब जगह में। कुछ रेल ठीक करो, रेल में बहुत कम खर्चे में कम ईंधन जला के लोग जल्दी पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। मैंने हिसाब दिखाया, यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लीजिए आप हवाई जहाज में जो जाएंगे उसमें जितनी ईंधन जलेगा और जितनी प्रदूषण होगा, यदि अच्छी वाली फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में जाएंगे जो कैफियत नहीं और बढ़िया ट्रेन दे दिया जाए, मानिए राजधानी जैसे दे दिया जाए, उसमें 6 हिस्सा का 1 हिस्सा प्रदूषण उसमें भी होगा, लेकिन 6 हिस्सा का 1 हिस्सा, 8 हिस्सा का 1 हिस्सा, मतलब एक व्यक्ति का प्रदूषण जो हवाई जहाज में चलने वाले हैं वो रेल में चलने वाले 8 लोगों का बराबर 1 लोग करेगा। तो हमें ये बढ़ावा देना चाहिए कि रेल यात्रा को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप वो डिमांड करो। और साथ में मैं तो ये सुझाव देकर खत्म कर रहा हूँ, मैं संदीप भाई से कल बात कर रहा था कि आप लोग जो थोड़ा सा लीड दे सकते हो, जो नेतृत्व दे सकते हो, कोशिश करो इसका एक खिलाफ ऑल्टरनेटिव विकल्प प्रस्ताव आप दो। तो सरकार को भाई लोगों को जल्दी पहुंचने का खिलाफ हम नहीं, ठीक है, आज के दिन में लोगों को जल्दी हो रहा है, वो सही नहीं है। हमारा ये जो सभ्यता हम बोलते हैं, जो भागो 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 का सभ्यता, ये भी बहुत खतरा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि ठीक है, हम जल्दी पहुंचना भी जरूरी है। किसी को नौकरी का इंटरव्यू देना है, किसी को कुछ एग्जाम देना है, कुछ करना है, आप एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल दो, विकल्प प्रस्ताव दो बना के। ये आजमगढ़ से आसपास का जो इम्पोर्टेंट जगह है, लखनऊ है, दिल्ली है, ऐसे जगह में कम समय में पहुंचने के लिए रेल के आधार पर क्या विकल्प हो सकते हैं, और वो कैसे मोदी जी जो भाषण देते हैं उससे मेल दिखाएगा। मोदी जी बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, तो आप विदेश से, अमेरिका से, यूरोप से हवाई जहाज क्यों खरीदेंगे? भारत का वैज्ञानिक ने, भारत का इंजीनियर ने ट्रेन 18 बनाया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा में चलने वाला ट्रेन भारत का वैज्ञानिक ने बनाया, रेलवे इंजीनियर ने बनाया, वो ट्रेन चल रहा है। अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस आपको गवर्नमेंट से चल रहा है वही है ट्रेन 18, तो उसको चलाओ ना। रेल लाइन को थोड़ा सा अच्छा बना दो, उसका जो थोड़ा सिग्नलिंग थोड़ा अच्छा बना दो, करीब 100-200 करोड़ का लगा दो, वहाँ पूरी एरिया का लोग फायदा में आएगा। सिर्फ आजमगढ़ की, आजमगढ़ एयरपोर्ट पे लखनऊ का लोग तो नहीं आएंगे, वाराणसी का लोग आजमगढ़ एयरपोर्ट पे तो नहीं आएंगे, लेकिन ट्रेन यहाँ से फर्स्ट ट्रेन चलेगा तो पूरी रास्ता में जहाँ जहाँ स्टॉप होगा सारे लोगों का फायदा है। तो आप लोग किसी जहाँ यहाँ युवा लोग हैं जो मदद करने वाले हैं, उनको मदद लेके एक विकल्प प्रस्ताव तैयार करो कि हम लोगों को आने जाने के खिलाफ नहीं है, हम उसको समर्थन करते हैं। ठीक है, हमारा अर्थनीति के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, करो, लेकिन ये हमारा प्रस्ताव है। इससे आपको खर्चा कम होगा, सरकार का खर्चा कम होगा, लोग कम खर्चे में आना जाना करेंगे, प्रदूषण बहुत कम होगा, और ये जो तेल खत्म होने का खतरा ये नहीं रहेगा, क्योंकि रेल बिजली से चलती है, और बिजली अब कोयला की जरूरत नहीं है। अभी तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से चलेगा, वो तो बढ़ रहा है देश में, दुनिया में बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रस्ताव बोलो, हम इसको नहीं देंगे, हम